आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्याय का प्रचार अभियान चल रहा है। न्याय की जानकारी के बिना न्याय के प्रति जागरूक नहीं हुआ जा सकता। अतः न्याय प्रचार की प्रक्रिया पर तत्परता बरतनी होगी और न्याय के मौलिक कंसेप्ट को जन जन तक पहुंचाना होगा। न्याय धर्म सभा अब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित है और पहली बार उत्तराखंड चुनाव 2022 में ये भाग ले रही है। सभी प्रतिभागी बड़ी तत्परता पूर्वक न्याय की जानकारी जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ ये न्याय का व्रत लेकर के राजनीति के धरातल पर सूर्य की भांति चमक रही है, दूसरी तरफ न्याय के विपरीत अपने अपने अन्याय के कंसेप्ट का प्रचार करने वाली पार्टियां भी निरंतर क्रियाशील हैं। वे लोग अपना अपना प्रचार में लगे हुए हैं। उन सभी पार्टियों के कंसेप्ट एक जैसे हैं। न्याय धर्म सभा का कंसेप्ट न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अतः ये उन तमाम पार्टियों और राजनेताओं से सर्वथा भिन्न है और जनहित की संरक्षक है। तो न्याय का जो आदर्श है वही बहुत जनप्रिय है। मनुष्य को न्याय स्वभावतः प्रिय है। मानव जीवन पशु तुल्य नहीं रह सकता। जंगल राज में तो नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः, अश्ववैक्रमार्जिते राज्यम स्वयमेव मृगेंद्रता का ये जो जंगल राज का उद्घोष है कि सिंह जो है वो जबरन जनता से पूछे बिना, जनता की सहमति के बिना जबरदस्ती उनका राजा बन बैठता है। लेकिन जन समाज में जन सहमति से ही संपूर्ण राज्य क्रियान्वित होता है। तो मानवीय समाज का गठन करने के लिए न्याय के आदर्श को स्वीकार करना पड़ता है और न्याय का आदर्श ये है कि शासन जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो प्राचीन भारत में भी गणतंत्र का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। गणतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। गण कहते हैं समूह को, समाज को, जनता को। तो जनता के मतों के अनुरूप शासन चले, जन सहमति से शासन के नियम नीति निर्णय का निर्माण हो, तो विधायिका लोकतांत्रिक हो,
और मंत्रिका लोकतांत्रिक हो, न्यायिका लोकतांत्रिक हो, और निश्चित रूप से चौथा जो खंभा मीडिया है, इस चौथे स्तंभ को भी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। अभी इनमें से कोई भी लोकतांत्रिक नहीं है। ना तो विधायिका लोकतांत्रिक है, ना मंत्रिका लोकतांत्रिक है, ना न्यायिका लोकतांत्रिक है, और ना मीडिया लोकतांत्रिक है। तो जब इनमें से ये चारों ही स्तंभ अलोकतांत्रिक हैं, जन सहमति से इन चारों की कोई भी क्रियाएं संपन्न नहीं होती। इन पर सब किसी न किसी सेठ का कब्जा है। सेठों के द्वारा ही विधायिका का गठन होता है। सेठों के चंदे से बड़े बड़े चंदे हजारों करोड़ के राजनीतिक दलों के पास विद्यमान है। वो चंदा जाहिर है गरीबों से तो हजारों करोड़ आएगा नहीं, तो वो सेठों से ही आता है। सेठों के अनुरूप फिर वो विधायिका विधान बनाती है। मंत्रिका जो है सेठों के प्रभाव से ही नीतियां तय करती है, और न्यायालय सेठों के प्रभाव से ही निर्णय लेता है। तो एक कोई रिटायर्ड जज हुए थे, तो उन्होंने तो ये कहा ही था कि न्यायिका भी पैसे वालों की हो गई। वहां 50-50 लाख रुपए तक की भी फीस वाले वकील हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी फीस, जाहिर है कि वो वकील वो किसका मुकदमा लड़ते होंगे भाई, और नेता किसका चुनाव लड़ते होंगे। जब सैकड़ों करोड़ रुपए चुनाव पर लगता है, तो ये चुनाव निश्चित रूप से जनता तो लड़ ही नहीं सकती। इन चुनावों में जनता कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है? आम जनता के पास इतना पैसा कहां है? तो ये स्वाभाविक रूप से अलोकतांत्रिक हो जाता है, क्योंकि जिसमें आम जनता की भागीदारी ही सुनिश्चित नहीं हो सकती, तो वो लोकतांत्रिक कैसे हो पाएगा? तो बात बड़ी साफ है कि विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया, ये चारों ही स्तंभ जो शासन के हैं, वो शासन कहीं से भी अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो उपेक्षित सी हो गई है, और इसकी उपेक्षा इतनी प्रबल है कि आम जनता लगभग अपने अस्तित्व को और अपने हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। न्याय धर्म सभा इसी समस्या का निपट और सरल समाधान है। न्याय का कंसेप्ट ऐसा है जो पूरे जन समाज को प्रिय है। जनता के सामने सिर्फ न्याय के सिद्धांत को जाने भर की जरूरत है। जनता न्याय और अन्याय के अर्थ को समझ भर जाए। न्याय सिर्फ इतना है कि किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच समुचित हिताधिकारों का वितरण होना चाहिए। संविधान न्याय के लिए कहता है कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय इस संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। तो ये तीनों न्याय प्रतिष्ठित होने चाहिए। आर्थिक न्याय कहीं संवैधानिक दृष्टि से जो प्रशस्त है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सामाजिक न्याय भी कहीं नहीं दिख रहा है, और राजनीतिक न्याय तो निश्चित रूप से गायब है। राजनीतिक न्याय का आलम यह है कि जो भी चुनाव विधायिका के लिए हो रहे हैं उनमें सबसे पहले तो आर्थिक जमानत का एक नियम है
कि विधानसभा राज्यों में जो गठित होनी है उसमें चुनाव में खड़े होने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपए की राशि चाहिए। अगर 10,000 रुपए की जमानत आप नहीं जमा करते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने कुछ नेताओं से पूछा कि ये जमानत की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले सब कोई अपराधी हैं कि कहीं भाग जाएंगे, इसलिए इनकी जमानत की जरूरत पड़ी। ये तो अपराधियों को बेल पर छोड़ने के लिए जमानत हमने सुनी थी। तो क्या नेता लोग कोई आपराधिक कृत्य करके आए हैं कि इनसे जमानत की मांग हो रही है चुनाव आयोग द्वारा? तो इसमें चुनाव आयोग को समझना चाहिए इन गंभीर परिस्थितियों को कि ये कहीं अलोकतांत्रिक तो नहीं हुआ जा रहा है, और चुनाव डेमोक्रेसी की रक्षा चुनाव आयोग का धर्म है, चुनाव आयोग का कर्तव्य है। यदि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो ये तो बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाएगी कि वो लोग में से जो सेठ लोग हैं वही केवल चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वही अपनी जमानत दे पाएंगे। और जमानत की यहां जरूरत कहां है? तो किसी नेता ने बताया कि ये जमानत इसलिए मांगी जाती है कि ज्यादा भीड़ ना चुनाव लड़ने के लिए आ जाए, नहीं तो इतने सारे कैंडिडेट्स जब बहुत हो जाएंगे तो फिर अफरा तफरी मचेगी। तो हमने कहा कि तो पैसे का परीक्षण ही क्यों लगा दिया, इसमें पात्रता का परीक्षण लगा दें, नेतृत्व के लिए एक पात्रता घोषित करें और चुनाव से पूर्व पहले पात्रता परीक्षण का आयोजन करें। चुनाव आयोग जैसे कि प्रशासन के गठन के लिए पात्रता परीक्षण होता है, परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो नेता चयन आयोग जो है वो भी पहले पात्रता परीक्षण का प्रावधान करे। तो जमानत पैसे की मांगने के बजाय पात्रता की जमानत वांछित घोषित करें कि पात्रता जो है अनिवार्य होगी। तो पात्रता परीक्षण में नेतृत्व संबंधी जो घोषित पात्रता रहेगी उसका परीक्षण हो, उसमें जो लोग पास हो जाएं तो वो उनमें से एक मेरिट बेस पे कट ऑफ लिस्ट जारी करें कि इतने तक जो है ज्यादा नंबर पाने वाले वो योग्य पाए गए हैं, तो इस तरह से वो चुनाव में खड़े हो सकेंगे। तो भीड़ अपने आप कट जाएगी। और पात्रता अगर परीक्षण हो गया आएगा तो उन पदों पर सुपात्र लोग बैठेंगे, और अगर पैसे के परीक्षण से आएंगे तो उसमें केवल जो है वो सेठ लोग बैठेंगे, जिन्होंने यहां वहां से पैसा जुगाड़ कर लिया है। तो वो अपनी मर्जी से जमानत जमा करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपने जेब से ही वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह वो चुनाव का प्रचार करेंगे अपने अपने पैसों से। और चुनाव आयोग जो है किसी को 28 लाख, किसी को 54 लाख का ये भी दे रहा है घूस लिमिट कि इतने पैसे तक खर्च कर सकते हो। तो जो इतना पैसा खर्च करके जो आदमी अपने पड़ोसी को एक समोसा खिलाने की स्थिति में नहीं है, पड़ोसी को बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे अशिक्षित घूम रहे हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहा है कभी किसी को अपने पैसे से, वो भला चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगा? सीधी सी बात है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो जो इतना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो जाहिर है कि वहां रिकवर करेगा। तो वो रिकवरी के लिए वो भ्रष्टाचार उसे करना पड़ेगा, नहीं तो इतना पैसा वापस कैसे आएगा? तो ये जो सेठ लोग हैं, ये जो पूरी दुनिया का रक्त चूस के धन इतना इकट्ठा करते हैं, वो चुनाव पे इतना पैसा क्यों खर्च करें? अगर इतने ही उदारवादी होते तो इतना पैसा ही इकट्ठा क्यों करते हो? सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़ इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, जबकि चारों तरफ भुखमरी, गरीबी, भयावह गरीबी, न तन पे कपड़े, न मुंह की रोटी, न सर पे छत, न गिरह में कौड़ी, ऐसी स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ जहां पे इतनी भुखमरी जैसी परिस्थितियां हैं, गरीबी है, बेघरी है, लाचारी है, बीमारी है,
उनके बीच में इतने हजारों करोड़ रुपए धारण करने वाले कहां से उदारवादी और संवेदनशील हो जाएंगे भाई? कहां विवेकशील हो जाएंगे? कहां दूसरों का दर्द इनको सताने लगेगा? अचानक इतने प्रेमपूर्ण हो जाएंगे कि ये देश के लिए न्यौछावर हुए जा रहे हैं, इतना दौलत फूक के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो बात साफ ही है कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें साफ है बिल्कुल कि सेठ तंत्र की तरफ जा रहा है लोकतंत्र के बजाय। तो ये डेमोक्रेसी की जगह कैपिटलोक्रेसी हो जाएगा, और शायद ये हो चुका है। तो कैपिटलोक्रेसी बनाना है या डेमोक्रेसी बनाना है, इसको देखें चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर से कैपिटल को आधार मानने के बजाय ये प्रतिभा को आधार माने, पात्रता को आधार माने। तो पैसा नहीं, पात्रता अगर चुनी जाए तो पद के लिए पैसे वाला होना चाहिए या पात्रता वाला होना चाहिए। अगर पात्र का चुनाव होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट से अधिक योग्य लोग आएंगे, अधिक पात्र लोग आएंगे, अधिक उन्नत लोग आएंगे। तो टेस्ट नेतृत्व के लिए किस प्रकार की पात्रता चाहिए, इसको एक समिति का गठन हो, और वो समिति जो है इस पर सबसे पात्रता की आवश्यकता को पता करे, इस पर सूचनाएं एकत्र करे, इस पर रिसर्च करे, और रिसर्च करके विशिष्ट पात्रता इसके लिए जो पद के लिए आवश्यक है वो घोषित की जाए, और उसके टेस्ट की व्यवस्था चुनाव आयोग करे। तो उस टेस्ट के द्वारा, जैसे लोक सेवा आयोग प्रशासनिक पदों पर सुपात्रों का चयन करता है, तो जो प्रशासन भी जिसके अंडर में रहना है उसके लिए तो और अधिक पात्रता की जरूरत होनी चाहिए। तो ये आईएएस पीसीएस के जो टेस्ट होते हैं, इनसे भी ऊंचे दर्जे का कोई टेस्ट इसके लिए वांछित होगा, मंत्री पद के लिए और जज के लिए और विधायक के लिए। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि पैसे के स्थान पर यदि पात्रता को महत्व दिया जाए तो जमानत के स्थान पर, पैसे की जमानत के स्थान पर पात्रता परीक्षण का आयोजन चुनाव आयोग करे। दूसरी बात, चुनाव प्रचार संबंधी जो बातें हैं वो सरकारी मीडिया के माध्यम से निःशुल्क रूप से सबका चुनाव प्रचार होना चाहिए, सबको स्लॉट मिलना चाहिए, टाइम टेबल सबको दिया जाना चाहिए कि आप अपने स्लॉट बुक करिए, उस स्लॉट पे आप अपना चुनाव प्रचार कीजिए। आप उस पर अपना भाषण दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, जनता के सामने अपना पूरा घोषणा पत्र रख सकते हैं, किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता को बता सकते हैं। जनता को प्रिय लगेगा तो जनता वोट देगी, लेकिन जनता तक इस प्रत्याशी, इस जो प्रतिभागी है, इसका वहां जब पहुंचेगा ही नहीं कंसेप्ट, तो जनता कैसे निर्णय ले पाएगी कि वो किसको वोट दे। तो चुनाव आयोग इस षड्यंत्र को समझे और इस षड्यंत्र पर रोक लगाए। ये चुनाव आयोग से हम ये ऑनलाइन ये लाइव बात करते हुए अपील करते हैं कि चुनाव आयोग इस पे ध्यान दे, और अगर चुनाव आयोग तक लोग जो संबंधित हैं और कुछ सुन रहे हैं तो चुनाव आयोग तक हमारी इस बात को पहुंचाएं कि चुनाव आयोग पैसे की जमानत के स्थान पर पात्रता परीक्षण का आयोजन कराए और पात्रता के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करे, उचित पात्रता का निर्णय करे कि इसके लिए नेतृत्व पद के लिए किस प्रकार की पात्रता आवश्यक है। वैसे विवेकशील लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो एसपी स्तर के हैं। इस तरह का कोई परीक्षण आयोजित वहां चुनाव आयोग करवाए, और उसमें जितने लोग पास होते हैं उनको ऐसे निष्पक्ष न्यायकारी पदों पर नियुक्त किया जाए। फिर इसके पश्चात जो चुनाव प्रचार की बात है, उसको भी चुनाव प्रचार का जो खर्चा है वो चुनाव आयोग अपने खर्चे पर कराए। चुनाव आयोग अपना टीवी चैनल लॉन्च करे, चुनाव आयोग अपना जो है वो इंटरनेट चैनल लॉन्च करे, चुनाव आयोग अपना प्रकाशन बनाए, चुनाव आयोग अपना मीडिया तय करे, और उस मीडिया को बजट भी दे। मीडिया जो है जनता के और सरकार के बीच में अपनी भूमिका निभाए कि इधर की जानकारी उधर और उधर की जानकारी इधर पहुंचा सके। जो प्राइवेट मीडिया है वो जनता की जानकारी सरकार तक क्यों ले जाएगी? कोई भी सही बात मीडिया को हम पिछले
कम से कम 32 साल से हम काम कर रहे हैं और जाने कितने बार मीडिया को हम सब तमाम प्रस्ताव सब दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे चैनल पर नहीं प्रस्तुत किया, ना ही सरकार तक पहुंचाया और ना ही जनता तक पहुंचाया। जबकि एक सामाजिक संगठन के रूप में पिछले 32 साल से न्यायधर्म सभा काम कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि मीडिया जो है वो चंद लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज है, उसमें लोकतांत्रिकता का कोई लक्षण ही नहीं। तो जब मीडिया लोकतांत्रिक ही नहीं है तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे? तो लोकतंत्र तो सेठ तंत्र में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटलोक्रेसी में बदल चुकी है डेमोक्रेसी। तो इसे डेमोक्रेसी को बचाने का जो दायित्व है वो चुनाव आयोग पर है, और चुनाव आयोग के अतिरिक्त कोई भी संस्था नहीं है जो डेमोक्रेसी की रक्षा कर सके। तो अपने देश में नहीं, दूसरे देशों में भी जहां भी लोकतंत्र है वहां पर चुनाव आयोग को पवित्र होना बहुत जरूरी है, चुनाव आयोग को सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और इसके जो चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उन्हें चाहिए कि वे इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और लोकतंत्र को बचाएं। लोकतंत्र इसके पहले कि सेठ तंत्र में बदल जाए और बड़े बड़े पैसे कमीशन एक तरीके से ब्राइबिंग दी जाती है और उसको चंदा बता के और पार्टियों में जमा करा दिया जाता है। तो पार्टियों के पास हजारों करोड़ का बैलेंस आज की डेट पर कई जो बड़ी पार्टियां हैं वो लगातार एक सेठों के एजेंट बन के रह गई हैं। आम जनता से सदस्यता शुल्क के द्वारा चलने के बजाय वो सेठों से चंदा ले करके वो काम कर रही है। तो पार्टियों के सेठों द्वारा दिए जाने वाले चंदों पर तत्काल रूप से चुनाव आयोग को रोक लगाई जानी चाहिए कि पार्टी जो है वो स्वयं चुनाव प्रचार ना करे और ना इसके लिए पैसा कलेक्ट करे। पार्टी अपने चलाने के लिए खर्चे जो उसका ऑफिशियल जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए जनता से अपने सदस्यों से 5-5 रुपए 10-10 रुपए कोई भी शुल्क लगा सकती है, हल्का, जो सबके लिए कॉमन जो पीपुल के लिए हो सकता है, जो वो जमा कर सकें। अन्य कोई पैसा कलेक्ट करने का अधिकार किसी पार्टी को भला कैसे दिया जा सकता है? राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल जो है उसके सदस्यों से बनता है, तो आम जनता के सदस्य होने चाहिए, तभी ना डेमोक्रेसी होगी। जब आम जनता कोई सदस्य ही नहीं है उनका पे करने वाला, और इतने हजारों करोड़ रुपए आम जनता से कैसे आएगा? तो ये सोचने का विषय है कि आज जो बड़ी पार्टियों के पास इतने बड़े बड़े पैसे हैं, तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को, और वो इस पर रोक लगाना चाहिए और चुनाव प्रचार के लिए प्लेटफॉर्म दे। कोई पार्टी अपना पैसा क्यों खर्च करे और किसी सेठ से क्यों पैसा चार्ज करे? वो फिर जिनसे वो पैसा चंदा ले लेगी उनके लिए उसको नियम बनाना पड़ेगा, उसको नीतियां बनानी पड़ेगी, उस वैसे उसको निर्णय देने पड़ेंगे कोर्ट से, तो वो परेशान रहेंगे जीवन भर। और वो सेठ लोग ही सब प्रकार के कानून बना के उनको देंगे और कहेंगे कि इसको आप विधायिका से पारित करिए। फिर उन्हीं विधानों के अनुसार नीतियां बननी है, उन्हीं विधानों के अनुसार न्यायालय में निर्णय होने हैं। तो सारा मंत्रिमंडल और सारा न्यायालय जो है इस विधायिका के अधीन हो जाएगा, और विधायिका के अधीन रहने के कारण विधायिका की सर्वोच्चता बन जाएगी और विधायिका पर नेताओं का वर्चस्व, नेताओं पर जो है वो सेठों का वर्चस्व। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है वो कहीं कैपिटलोक्रेसी में ना बदल जाए पूरी तरह से, कि चंद सेठ कुछ एक भामाशाह पहुंचता है और राणा प्रताप को फाइनेंस करता है अकेले और पूरी सेना खड़ी कर देता है और वो लड़ाई में कुदवा देता है वापस उनको। तो एक एक भामाशाह ही अगर पूरे राज्य को चलाने लग जाएगा तो फिर राजतंत्र हो जाएगा कि लोकतंत्र बचेगा इसमें? तो भामाशाही राजतंत्र की इस दुनिया को आवश्यकता नहीं है। दुनिया को आवश्यकता सार्वजनिक शासन प्रणाली की है। सार्वजनिक सहभागिता पर आधारित शासन प्रणाली को ही लोकतंत्र कहते हैं। लोक माने होता है सार्वजनिक, तो पब्लिक डेमोक्रेसी। अगर ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगा डेमोक्रेसी तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसका कॉमर्शियलाइजेशन जो है वो रुकना चाहिए, और राज्य और नेतृत्व ये दोनों
कॉमर्शियल क्षेत्र के नहीं है। इसमें सेठों का वर्चस्व जो है वो कहीं से भी उचित नहीं है। तो इसको लोग ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्त काल चल रहा हो देश में फिर से। तो गुप्त काल में स्वर्ण काल कहलाएगा, और स्वर्ण काल जो है सोने की लंका केवल राजाओं के महल ही रहेंगे, और बाकी लंका के जो नागरिक होंगे वो सब घास फूस की झोपड़ी में ही रहेंगे। तो ये बात ठीक से समझ लें कि देश को किसी गुप्त काल की जरूरत नहीं है कि चंद सेठ जो हैं, चंद गुप्ता जी लोग या चंद जो बड़े बड़े सेठ तथा कथित नामधारी, उनको उनके शासन में पूरी व्यवस्था दे दी जाए और वो जैसा चाहें वैसा कानून बनाएं, जैसा चाहें वैसा नीतियां बनाएं, जैसा चाहें वैसा कोर्ट में निर्णय करवाएं, तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। तो चुनाव आयोग को इस पर थोड़ा संजीदा होना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हम इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से अपील करते हैं कि 2-3 चीजों पे चुनाव आयोग तुरंत ध्यान दे। एक तो वोटिंग सिस्टम में सुधार लाए, वोट को डिजिटल वोटिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की जाए और सभी मतदाताओं की वोटिंग को अनिवार्य बनाया जाए। वोटिंग अनिवार्य हुए बिना कोई भी सही निर्णय नहीं हो पाएगा। वोटिंग को अनिवार्य किया जाए, हर वोटर के द्वारा वोट को सुनिश्चित किया जाए, वोटर को उसके मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाए अनिवार्य रूप से तत्काल। इसमें विलंब ना किया जाए, क्योंकि जितना विलंब होगा उतना राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, जनता की पीड़ा बढ़ रही है, जनता की बहुत दुर्गति है। 80% लोग जो है भुखमरी के शिकार हैं। कहने के लिए ऊपरी आंकड़ा दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि 80% लोगों के पास कोई प्रॉपर रोजगार तक नहीं है देश में। न सही कपड़े हैं, न सही खाना है, न सही घर है। चंद रोज के लिए कोरोना का लॉकडाउन लग गया तो भुखमरी की स्थिति आ गई, सरकार राशन बांट रही है 5-5 किलो। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मुर्गा चुगाने और मोर चुगाने जैसी स्थिति देश में बन रही है। तो आप देख लें कि क्या ये सेठ तांत्रिक प्रणाली प्रजा को गुलाम बनाने की तरफ नहीं जा रही है, प्रजा को नौकरी .com से भर्ती कर रही है। हर सेठ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ती लेबर हो, लेबर को सस्ता करने के लिए रेपो रेट लगाया जाता है। पूरी दुनिया के लेबर से हम अपील करते हैं कि वो रेपो रेट हटवा ले, नहीं तो उसकी मजदूरी की दर बहुत बुरी तरह गिरती चली जाएगी। रेपो रेट को तुरंत जो है सभी लोग, पूरी दुनिया के मजदूर, पूरी दुनिया के श्रमिक, पूरी दुनिया के कर्मचारी अपने मजदूरी और वेतन को अगर सही रखना चाहते हैं तो उनको रेपो रेट समाप्त करवाना होगा। रेपो रेट का इम्पोज करना इस दुनिया में पूंजी की शार्टेज आम जनता के लिए हो जाती है। जब आम जनता के लिए पूंजी शार्ट हो जाएगी तो वो अपना उद्यम नहीं खोल पाएंगे। अपना उद्यम नहीं खोल पाएंगे तो उनको लेबर चौराहे पे खड़े होना पड़ेगा, और लेबर चौराहे पे भीड़ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से एक वैकेंसी के लिए हजारों आवेदन आएंगे। तो नौकरों, गुलामों, दासों, मजदूरों की भीड़ बढ़ जाएगी। तो उसका परिणाम ये होगा कि मजदूरी की दर, इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों के अनुसार मजदूरी की दर गिर जाएगी। अगर मजदूरों की सप्लाई अधिक बढ़ गई, श्रमिकों की संख्या अधिक बढ़ने पर जब वो अपना स्वयं का उद्यम लोग नहीं लगा पाएंगे तो नौकरों की श्रेणी में जाकर खड़े हो जाएंगे, लेबर चौराहों पर भीड़ बढ़ जाएगी। तो ये भीड़ जो है श्रम की पूर्ति अधिक कर देगी, जिसका परिणाम ये होगा कि श्रम का रेट गिर जाएगा। तो मजदूरी दर गिरने पर, वेतन की दर गिरने पर समाज में गरीबी फैल जाएगी। अधिकांश लोग घोर गरीब हो जाएंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे। कोई संपत्ति उनके पास नहीं बचेगी, अच्छा घर नहीं रहेगा, अच्छे कपड़े नहीं रहेंगे, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी सुविधाएं नहीं रहेंगी। बस पीछे जैसे कि 2 ही बार कपड़े लोगों को उधारी से मिल जाते हैं। प्रेमचंद की कथा के अनुसार कि एक बार वो शादी में एक जोड़ा कोई चंदा करके लोग दे देंगे तो पहन लेगा, और एक बार कफन मरने पर तो कफन भी चंदा करके मिलेगा। तो इसका मतलब है कि गरीबी इतनी पराकाष्ठा तक खींच के आपका ये कैपिटलोक्रेसी ले जा सकती है, पूंजीवाद ले जा सकता है,
जहां पे आदमी मात्र लेबर बन के रह जाएगा, नौकर बन के रह जाएगा, गुलाम बन के रह जाएगा, दास बन के रह जाएगा। तो चंद लोग जो है रिसोर्स अपने कब्जे में करके अब बाकी सबको कहेंगे नौकरी.com से आओ। तो मालिक.com की जरूरत है। एक्चुअली हम लोग अब ये मालिक.com बना रहे हैं। तो न्याय धर्म सभा जो है, आप ये समझो कि मालिक.com का दरवाजा खोल रही है। तो सभी लोग इसको भली भांति समझ लें और समझ करके और न्याय धर्म सभा ज्वाइन करें, और न्याय धर्म सभा ज्वाइन करके अपने लिए न्याय की मांग करें, न्याय की बात करें। न्याय धर्म सभा 32 साल से सामाजिक संगठन के रूप में अपील कर रही थी कि सभी राजनीतिक दल इसे सुव्यवस्थित कर दें। अगर ये नहीं करते हैं तो न्याय धर्म सभा स्वयं राजनीति के मैदान में है और राजनीतिक दल के रूप में स्वयं ये अब सभी चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, पूरे देश में पार्टिसिपेट करेगी और जनता को मालिक बनाकर छोड़ेगी। एक दिन ऐसा जरूर इस देश का सौभाग्य खुलेगा जब जनता ही सरकार होगी, जनता ही मालिक होगी और सभी के पास अपना रिसोर्स होगा, कोई भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेगा। तो हम लोग इस खुले मंच से, लाइव फेसबुक के कार्यक्रम से घोषणा करते हैं कि आने वाले भविष्य में कोई भी नौकरी.com यहाँ न चल पाए, न खुले। सभी लोग जो है अपने स्वयं के रोजगार के लिए संसाधन अर्जित कर सकें, इसे ही रोजगार कहते हैं। हर पार्टी कोई कहती है 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कहती है 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहती है 20 लाख नौकरी देंगे, कोई हर महीने इतनी नौकरी देंगे, कोई हर साल इतनी नौकरी देंगे। इस तरह के हम बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते कि उनको रिसोर्स देंगे। हमने कहा कि किसानों को 5 एकड़ जमीन अगर मिले तो कोई भी किसान चौराहे पर लेबर बन के क्यों खड़ा होगा? जमीन नहीं है इसलिए अनपढ़ लोग जो है वो खेती करने के बजाय वो लेबर चौराहे पे खड़े हैं, और जो पढ़ लिख गए हैं वो अपना बिजनेस धंधा करने के बजाय वो जो है वो लेबर चौराहे पे तब खड़े होते हैं जब उनको मौद्रिक पूंजी ना मिले, वाणिज्यिक पूंजी मिल जाए तो लोग अपना बिजनेस स्वयं स्टार्ट कर लेंगे। तो इससे लाभ ये होगा कि इन दोनों वर्गों में जो कर्मचारी अपने निजी उद्यम में काम करता है उसको नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, किसी लेबर चौराहे पे नहीं खड़े होना पड़ेगा और किसी की गुलामी नहीं झेलनी पड़ेगी, किसी की गाली नहीं खाना पड़ेगा, किसी की मार नहीं खाना पड़ेगा। तो जो गुलाम है उसकी ना कोई इज्जत है, नौकर को कौन इज्जत देगा? नौकर की कोई इज्जत नहीं है। जो अपने खेत में काम करेगा वही केवल इज्जत से रह पाएगा, जो अपनी दुकान पर बैठेगा वही इज्जत से रह पाएगा। जो दूसरे की दुकान में काम करेगा, जो दूसरे की खेती में काम करेगा, उसको निरंतर अपमान झेलना पड़ेगा, बेइज्जती होगी उसकी, सम्मान उसका सब नष्ट हो जाएगा, स्वाभिमान उसका कहीं जमीन में धंस जाएगा, तो वो अपने जीवन को जी ही नहीं पाएगा प्रॉपर। उसको घोर दरिद्रता और दासता और दुख और दुर्गुण से ग्रस्त होते जाना पड़ेगा। तो मनुष्य दुर्गुण, दरिद्रता, दुख और दासता के बंधनों से मुक्त हो जाए, इसका एक ही उपाय है न्याय। न्याय कहता है कि सभी को समाधिकारिता मिलनी चाहिए, सभी को स्वामित्व मिलना चाहिए। तो मूल स्वामित्व तो राशन कार्ड में नहीं है। राशन कार्ड जो है ये बताता है कि तुम गुलाम हो, शासन कार्ड ये बताता है कि तुम मालिक हो। शासन कार्ड में लिखा होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को, जो भी वयस्क नागरिक है, उसको 12 वोटिंग पावर निरंकुश शासन पर नियंत्रण करने के लिए और 12 वीटो पावर निरंकुश प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए मिलेगा। ये है शासन कार्ड। तो राशन कार्ड की जगह आप शासन कार्ड की मांग करें, शासन कार्ड प्राप्त करें और शासक बने, घर बैठे शासक बने। कि शासन के तीनों अंगों विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका पर 12 के 12 वोटिंग पावर आपको मिले, ताकि आप नेता, मंत्री, जज को चुन सकें और हटा सकें और नियम नीति निर्णय को भी पारित कर सकें और खारिज कर सकें। इस तरह से 12 वोटिंग पावर होते हैं। तो ये आपको मिल जाए तो आपके हाथ में शासन कार्ड आ गया। फिर प्रशासन में अगर निरंकुश प्रशासन है, पुलिस गाली दे रही है,
पुलिस आपको गाली दे रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस आपको डंडे बजा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। संविधान के किसी भी कोने में ये नहीं लिखा हुआ है, किसी भी धारा में ये बात नहीं लिखी हुई है कि पुलिस आपको गाली देगी, कोई नेता आपको गाली देगा, कोई भी पटवारी आपको गाली देगा। कोई भी आपको गाली देता है तो गाली देना अपमानजनक कृत्य है, तो अपमान तो एक अपराध है। लेकिन ये अपराध निरंतर सभी प्रशासनिक तबके के लोग जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यहां तक कि मारपीट भी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, और जनता असहाय है, प्रशासन निरंकुश है। तो ये निरंकुश प्रशासन आप कहां तक बर्दाश्त करेंगे? आप कब तक इस गुलामी को सहन करेंगे? अपने स्वतंत्र देश में भी नागरिक गुलाम है, स्वतंत्र देश स्वतंत्र है और नागरिक गुलाम है। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि मां मुझे संदेह नहीं, चिट्ठी लिखी उन्होंने, एक चिट्ठी बड़ी उनकी प्रसिद्ध है, बहुत सोशल मीडिया पर भी चलती रहती है, उसकी कॉपी हमारे पास भी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मां मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि देश आजाद हो जाएगा। जेल में बंद थे वो तब लिखा उन्होंने। लेकिन मुझे डाउट है, मुझे शक है कि गोरों द्वारा खाली की गई कुर्सियों पर कहीं काले अंग्रेज न बैठ जाए। तो गोरे अंग्रेज तो विदा हो जाएंगे, लेकिन काले अंग्रेज बैठ जाएंगे, फिर मुसीबत करेंगे। ये किसी को जीने नहीं देंगे, ये सारे अधिकार छीन लेंगे। तो जनता को अधिकार, जीने का अधिकार तक सब खत्म कर देंगे, शासन का अधिकार सब समाप्त हो जाएगा, कोई आजादी नहीं होगी। अब वही हुआ कि ये 12 मताधिकारों में से केवल नेता चुनने का एकमात्र अधिकार जनता को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में जनता स्वतः गुलाम हो गई। अब इस गुलामी से आजादी का बिगुल बजा रही है न्याय धर्म सभा। तो न्याय धर्म सभा जल्दी ही ये 12 के 12 मताधिकार जनता को सुलभ कराएगी। बस जनता इसे जितनी जल्दी वोट देके इसे संसद में पहुंचाए, विधानसभा में पहुंचाए, हर प्रदेश के विधानसभा में इसे पहुंचाने की जरूरत है। हर अब पूरे एक ही देश नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश में न्याय धर्म सभा का ये कंसेप्ट महालोकतंत्र जाना चाहिए, और हर देश के नागरिकों को आजादी की जरूरत है। गुलामी बहुत हो गई। अब जो है नागरिक स्वयं शासन में भागीदारी करे और स्वतः अपने लिए नियम नीति निर्णय पारित और खारिज करना स्वीकार करे, इसका अधिकार प्राप्त करे। प्रशासन में इतनी गड़बड़ियां हैं कि आप अपना कोई जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहें तो आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो सभी चीजें कठिन बनाई गई हैं। कोई भी काम, पटवारी से आप अगर अपना जमीन भी नपवाना चाहते हैं तो चक्कर काट काट के आप थक जाएंगे। पटवारी कोई नाप के देने के लिए तैयार नहीं। उसको आप जाइए, उसे पैसा दीजिए, उसे घूस दीजिए, उसे ऐसी तैसी कराइए अपनी, वो आएगा भी तो भन्नाता रहेगा, वहां कोई काम नहीं करेगा। अब उसे गाड़ी से लेके आइए, फिर उसको पीछे चक्कर काटिए, बहुत मुश्किल से। अभी हम लोग भी जहां भी जमीनों को नपवाने का काम कहीं कराना पड़ता है तो बड़ी मुसीबत होती है। आप ना पटवारी से कोई काम करवा सकते हैं, ना ही तहसीलदार से कोई काम करा सकते हैं, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी, जहां कहीं भी बैठा है कोई अधिकारी, आप उससे कोई भी रजिस्ट्रेशन कहीं कराने जाएं वहां बड़ी मुसीबत है, न्यायालय में जाएं वहां बहुत मुसीबत है। कोई जहां भी प्रशासनिक तबका है वो जनता के साथ लगातार जनता को लूटने, उससे घूस लेने, उससे उसकी ऐसी तैसी करने, उसको गाली देने। अधिकांश पुलिस वालों को देखा जाता है कि वो रिक्शे में बैठ जाते हैं, उतर के पैसे नहीं देते। सब्जी खरीदते हैं, रुतबे के अनुसार चल देते हैं, उसको पैसे नहीं देते। अधिकांश लोगों को ऐसा देखा जाता है। ऐसी स्थिति में सभी लोग भ्रष्ट होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें अनेक लोग इस प्रकार के हैं जो इस तरह से गाली गलौज से बात करते हैं, डंडे से बात करते हैं। हर पुलिस वाला ऐसा करता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इस तरह से करते हुए अगर हों तो जनता तो पीड़ित होगी ही उससे। एक दो सभ्य लोग भी हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर तो निरंकुश होने का ये आरोप चौतरफा दुनिया भर के वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, जहां पुलिस डंडे बजा रही, गाली से बात कर रही और तरह तरह के टार्चर कर रही है। तो ये सब जो है जनता सहन कर रही है, जनता डंडे खा रही है, जनता जो है वो कुट रही है,
गाली खा रही है, अपमानित हो रही, जलील हो रही, सब प्रकार के आपराधिक कृत्य उस पर होते हैं और निरंकुशता, बर्बरता उसके साथ होती है। लेकिन वो जनता को कहते हैं मालिक है, तो कोई मालिक होगा तो ऐसी दुर्दशा उसकी होगी नहीं, इसका मतलब ये गुलाम है। तो इनको मालिक बनाने के लिए 12 वीटो पावर दिया जाए, जिससे कि प्रशासन पर इनका नियंत्रण स्थापित हो सके। अब कोई पुलिस वाला अगर गाली देता है, कोई सिपाही गाली देता है, आप उसे वीटो करिए, उसके नाम के आगे जाइए और एक ऐप होना चाहिए इसका वीटो ऐप, और उसमें एक बटन होना चाहिए लाल, तो उसके नाम के आगे बटन हो, वहां जाके आप उस थाने में जाइए, उसको देखिए कितने कर्मचारी, वहां उसका नाम ढूंढिए, उसके सामने लाल बटन दबा दीजिए, वो सस्पेंड हो जाएगा। वीटो करते ही उससे सारी कार्यप्रणाली उसकी रुक जाएगी, वो ठहर जाएगा और फिर 1 घंटे के अंदर उसका जो अधिकारी है वो उसकी जांच करेगा और देखेगा, अगर वो 1 घंटे के अंदर देखता है कि उसके द्वारा सबमिट किया गया जो प्रूफ है वो वास्तविक है, तो प्रूफ बना करके वीटो करे, वो प्रूफ को अपलोड करे उसी ऐप पर, तो उसको 1 घंटे के अंदर उसका अधिकारी उसको टर्मिनेट करेगा देख करके, अगर उचित वीटो पाएगा। और अगर नहीं करता तो एक बटन और होनी चाहिए कि सीधे गो टू कोर्ट, तो कोर्ट भी निःशुल्क रूप से वहां होना चाहिए। कोर्ट उसको 1 दिन का समय होना चाहिए, 1 दिन में कोर्ट उस पर डिसीजन दे कि ये वास्तव में दोषी है या नहीं, और कोर्ट अगर उसको बरी कर देता है और संतुष्ट नहीं है वीटो करने वाला, तो पुनः उसको गो टू इलेक्शन कमीशन, तो ईसी में जाके और वहां से तीसरा बटन दबा के वो इलेक्शन कमीशन में ले जाए उस मामले को, और उसका इलेक्शन कमीशन उसको फर्निश करे, प्रकाशित करे, और प्रकाशित करके जिस भी क्षेत्र का है उस क्षेत्र में चुनाव कराए। अगर ग्राम पंचायत की लेवल का है तो ग्राम पंचायत में वो उसको उसके पक्ष और विपक्ष में वोटिंग कराए। अगर उसके वीटो के पक्ष में वोटिंग पड़ता है तो उसको टर्मिनेट किया जाए, और अगर विपक्ष में पड़ता है तो उसे बहाल कर दिया जाए। तो इस तरह से ये वीटो पावर पूरा काम करेगा और प्रशासन पर पूरा जनता का नियंत्रण स्थापित होगा, तब इसे वास्तव में जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी आदि का नाम दिया जा सकेगा। नहीं तो शासन प्रशासन निरंकुश होने के कारण जनता को निरंतर सता रहे हैं, जनता के हिताधिकारों को लूट रहे हैं, दिन भर झूठे वादे, झूठी बातें करके, और एक को शिक्षा देते हैं दूसरे को नहीं देते, एक नागरिक को रोजगार देते हैं दूसरे को नहीं देते, एक नागरिक को आवासीय सुविधाएं देते हैं दूसरे को नहीं देते, एक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं दूसरे को नहीं मिलता, एक को पेंशन मिलती है दूसरे को नहीं मिलती, एक को सुरक्षा मिलती है दूसरे को नहीं मिलती, एक को बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा मिलती है दूसरे को नहीं मिलती, एक को प्रोविडेंट फंड मिलता है दूसरे को नहीं मिलता। तो ये जो सेवाएं हैं, ये सब जो इतना उपद्रव फैला हुआ है, ये शासन प्रशासन की निरंकुशता के कारण। अगर जनता के हाथ में पावर हो तो जनता ये सारे हिताधिकार अपने प्राप्त कर लेगी। तो इसीलिए हम लोग जनता को कोई लालच देने के बजाय या उन्हें भयभीत, कोई भय दिखाने के बजाय कि तुमको कोई हिंदू को डराते हैं कि तुमको मुसलमान मार डालेगा, मुसलमान को डराते हैं तुमको हिंदू मार डालेगा, वो दोनों कौमें डरी हुई। कोई बौद्ध हुआ जा रहा है, कोई जैन हुआ जा रहा है, कोई सिख हुआ जा रहा है, कोई अपने अपने राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बात इतनी सी है कि उनके हिताधिकार सुरक्षित नहीं है। तो जनता में ये जो भगदड़ मची है, इधर उधर दुनिया भर के लोग सुरक्षा के लिए इधर से इस संप्रदाय से उस संप्रदाय घुस रहे हैं, तो ये सब नौटंकी खत्म हो जाएगी। प्रत्येक चाहे जिस संप्रदाय का आदमी हो, देश का नागरिक है तो उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, देश का नागरिक है उसे रोजगार मिलना चाहिए, देश का नागरिक है उसे आवासीय सुविधा मिलनी चाहिए, देश का नागरिक है उसे संरक्षण मिलना चाहिए, चिकित्सा सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, सब का अधिकारी है वो। तो अगर ये सभी चीजें 5% लोगों को मिल रही हैं तो 95% का गायब कैसे है? उसका कारण ये है कि शासनाधिकार उन 5% लोगों के हाथों में, उनको ये सब द्वादश मताधिकार उनके पूरे उनके हाथ में है, वीटो पावर भी उनके हाथ में है, ऐसा समझे। 1% लोग ये सब रखे, 4% जो उनके चाटुकार हैं उनको भी प्राप्त हो जाता है आसानी से उनके माध्यम से। तो उन लोगों के हाथ में है, तो अपने से नियम पारित खारिज जो लोग कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो अपने अनुसार कि लाभ के पद को लाभ का पद न माना जाए, इसका भी विधेयक को पारित करके और अपने लिए लागू कर लेते हैं।
आम जनता के लिए हर चीज दुर्लभ है, कारण उसके पास ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। तो देश में लोकतंत्र के नाम पे चलाया राजतंत्र ही जा रहा है, सेठ तंत्र ही चल रहा है, कैपिटलोक्रेसी ही चल रही है, और उसको बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी। तो देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। विदाउट 12 वोटिंग पावर एंड विदाउट 12 वीटो पावर, डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस न्यायशील महालोकतंत्र को जनता के सामने ले आए, इसे लागू करें और जनता को मालिक बनाएं। जनता जैसे जैसे मिल्कियत की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे लोकतंत्र स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएगा। चुनाव का इस समय माहौल चल रहा है उत्तराखंड में और यूपी में भी। कई स्टेट्स में इस समय चुनाव का वातावरण है, 4-5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। ऐसी दशा में जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि न्याय धर्म सभा के कैंडिडेट्स को खड़े करें और उनको वोट दे करके और उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएं और वहां पर ये सब वास्तविक लोकतंत्र को लागू कराएं। महालोकतंत्र, न्यायशील महालोकतंत्र, न्यायशील जनाधिकार, ये सब जनता के लिए लागू कराए जाएं, ताकि ये जो फालतू के राजनीतिक दल इधर उधर की बातों में उलझा के जनता से वोट ले लेते हैं। कोई जो है वो तीर्थ यात्रा करा रहा है, कोई राम मंदिर बना रहा है, उससे वोट मांग रहा है कि वो मंदिर बनाएगा, फिर कोई मस्जिद बनाएगा, इसके लिए वोट मांग रहा है, तो कोई कुछ और। इन बातों का जनाधिकारों से कोई मतलब ही नहीं। जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण की जरूरत है, तो उसके लिए लोग जो है कहते हैं तुमको तीर्थ यात्रा कराएंगे। एक कह रहा है कि तीर्थ यात्रा तुमको कराएंगे, वोट दो। दूसरा कह रहा है वो राम मंदिर बनाएगा, इसलिए वोट दो। तीसरा जो कह रहा है कि वो मोहल्ले में झाड़ू लगवाएगा, इसलिए वोट दो। चौथा कह रहा है कि वो कोई घास का, अभी हम देख रहे थे एक वीडियो कहीं, तो कोई जो है नेता भाषण दे रहा है कि वो घास की सबको गठरी देगा। तो घास का एक एक गट्ठर सबको देगा, सब घसियारन लोग जो हैं उनको एक एक गट्ठर घास देगा। अब माने सरकार लगता है संसद में घास उगाएगी, विधानसभा में घास उगाएगी, उस घास को काट काट के एक एक गठरी सबको देगी। अरे घास उगाना, काटना ये किसानों का काम है भैया, उसको 5 एकड़ जमीन दो, घास की गठरी कहाँ दे रहे? और गठरी से जो है वो अपनी गाय पाल लेगा, जो संसद भवन से गठरी आएगी घास की। तो इस तरह का प्रॉमिस कर रहे हैं लोग। अब हम तो देख के हंस रहे हैं कि ये क्या नाटक हो रहा है देश में। कोई तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनको कह रहा है कि तीर्थ यात्रा निःशुल्क होगी, कोई महिलाओं को प्रसन्न करके और उनसे वोटिंग कबाड़ लेता है। तो कोई जो है युवाओं को, कोई कह रहा है स्कूटी फ्री दे देंगे, कोई कहता है आधी दे देंगे। तो ये नौटंकी करने के बजाय लोगों को चाहिए कि वो ये चारों जनाधिकार अपने प्राप्त करें, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण के, और इसके जरिए उनके पास खुद ही अर्निंग हो जाएगी, वो सब खुद ही ठीक रहेंगे। उनको बाहर से किसी की मदद और ऐड और सहायता, कोई कहता है उज्ज्वला के तहत तुमको हम गैस सिलेंडर देंगे। अरे वो भूखों मर रहा है यार, गैस सिलेंडर लेके क्या करेगा? 1000 रुपए की गैस कहां से भरवाएगा? उसको रोजगार की जरूरत है तो सिलेंडर भी ले लेगा, चूल्हा भी ले लेगा, गैस भी भरवा लेगा, अगर रोजगार है उसके पास। रोजगार नहीं है तो वो सिलेंडर भी लेके क्या करेगा? गैस कहां से आएगी उसकी? रोजगार चाहिए लोगों को रोटी ऑफर करते हो, रोजी ऑफर नहीं करते। धन देते हो, साधन नहीं देते। तो नौकरी देते हो, रोजगार नहीं देते। नौकरी को ही रोजगार बताने लगते हो। रोजगार रिसोर्स है भाई, रोजगार जो है संसाधन होता है। संसाधन दो, संसाधन का मालिक बनाओ, उससे वो संसाधन से अर्निंग खुद कर लेगा। तो उल्टी बातें हैं प्रायः। आप देखें कि जो ब्लफर हैं तो राजनीति के स्थान पर कूटनीति वे चला रहे हैं, और पॉलिटिशियन की जगह वो डिप्लोमेट हो गए हैं। अब ये पॉलिटिक्स के स्थान पर डिप्लोमेसी हो रही है।
और डिप्लोमेसी शत्रु नियंत्रण के लिए प्रशस्त रही है। तो शत्रु जनता को ही शत्रु मान करके जनता के साथ ही ये लोग डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और ये साम, छल, दंड, दान, भेद, ऐसी ये पंच कूटनीतियां हैं। इनके जरिए जो शत्रुओं को नियंत्रण, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया था, तो वो जनता का ही नियंत्रण इससे करने लग गए। साम माने होता है चापलूसी, झूठा सम्मान देना। हाथ जोड़ जोड़ के नेता वोट मांग रहा है, ये चापलूसी कर रहा है। इसीलिए न्याय धर्म सभा का कोई भी लीडर जनता से हाथ जोड़ जोड़ के वोट नहीं मांग रहा। किसी ने हाथ जोड़े हुए फोटो खिंचवा के कहीं छापा तो उसको जो है पार्टी से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ख्याल रखें कि ये साम नीति, छल नीति, दंड नीति, दान नीति और भेद नीति। तो साम माने चापलूसी, इससे बचें आप। नेता लोग आपकी चापलूसी करते हैं तो उनसे सावधान हो जाएं, ये खतरनाक लोग हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है, डिप्लोमेट्स हैं। तो ये कूटनीति माने होता है छिपी हुई नीति। ये कहते कुछ और हैं, रहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि ये आपको वादे भी जो करते हैं वो भी इनके छल छद्म से भरे हुए होते हैं। तो सावधान रहें और स्वयं मिल्कियत शासन की प्राप्त करें, शासन में भागीदारी करें, ताकि आपके साथ वो कोई छल कपट न कर पाए। आप खुद ही नियम नीति निर्णय को पारित खारिज अपने से करें, सभी जनता के लोग। तो नेता पारित खारिज करे ये ठीक नहीं। विधायिका का काम है विधान बनाना, लेकिन उसे पारित या खारिज करना ये जनता के हाथ में होना चाहिए। न्यायालय का काम है निर्णय देना, लेकिन इसे पारित खारिज करने का काम जनता को करना चाहिए। मंत्री का काम है नीतियां बनाना, तो पारित खारिज ना करे, वो नीति बनाए और जनता के सामने रखे। जनता अगर इसे पारित कर दे तो लागू हो, खारिज कर दे तो ये बाहर हो। तो नियम नीति निर्णय ये विधायिका, मंत्री का, न्यायिका तो करे, बनाए, लेकिन इनको पारित खारिज करने का अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए, ताकि जनता मालिक बन सके और अपने अनुकूल, जो जनहित के अनुकूल है नियम, उनको वो पारित करे, और जनहित के विरुद्ध हैं तो उनको वो खारिज करे। अरे जनता अपने आप ही अपना हित सबको पता है। तो सभी लोग अगर जनहित के विरुद्ध, कोई जनता के विरुद्ध है कोई कानून नियम, तो अपने आप ही खारिज कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि अभी किसानों के 3 विधेयक सरकार ने बना के खुद ही पारित कर दी। अगर जनता से पारित करवाते तो आंदोलन न करना पड़ता, ये तीनों विधेयक खारिज हो जाते, और अगर हितकारी होते तो पारित हो जाते। तो सरकार का तब भी कोई सरकार को विरोध नहीं सहना पड़ता, झेलना पड़ता। तो जनता का ये आंदोलन जो सालों चला, उसमें कई 100 लोग मारे गए आंदोलन में, तो उससे फायदा क्या हुआ? इतने किसान परिवार क्षति को प्राप्त हुए, इतना पैसा बर्बाद हुआ। तो धन हानि, जन हानि, श्रम हानि, समय हानि, सब कुछ हुआ। और इतनी सी बात है कि लोकतांत्रिक अगर ये पारित खारिज करने का नियम को अधिकार होता तो इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसान आंदोलन जो भी आपने देखा कि 1.5 साल खिंचता रहा, और टिकैत जी लोग पड़े रहे बहुत दिनों से। तो वो इससे जो है जनता को या सरकार को रूबरू नहीं होना पड़ता। इससे देश में जो अफरा तफरी मची वो अलग से। तो नियम को, विधान को, कानून को पारित खारिज करने का अधिकार विधायिका के पास नहीं, जनता के पास होना चाहिए। विधायिका का काम है विधान बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना, लेकिन उसे पारित खारिज करना ये तो जनसहमति से होना चाहिए। जनता के हित में होगा तो उसे पारित क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि नियम विधान सही बने हैं कि नहीं बने। अगर सही होंगे तो डर कैसा, सर्वहितकारी होंगे तो जनता वोट देगी ही, ये पारित हो जाएगा। और अगर जन विरोधी होगा तो जनता इसे खारिज कर दे। तो सीधी सी बात है कि जो बात जितनी सर्वात्मक होती है, सर्वहितकारक होती है, उतना सत्य के निकट होती है। सत्यानुकूल ही सब जो नियम कानून बनते हैं, उन्हीं से न्याय संभव है। तो आत्मिक सत्य ये है कि आत्मा सर्वव्यापी है, तो हमेशा जो सत्य के अनुकूल कानून बनेगा वो सर्वहितकारी होगा और निष्पक्ष न्यायकारी होगा, सभी के हितों की रक्षा करेगा समान और निष्पक्ष भाव से। इसी को न्याय कहते हैं। तो सत्यात्मक कानून ही निष्पक्ष न्यायकारी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, जो सर्वहितकारी सिद्ध हो। तो जो सर्वहितकारी है उसको सार्वजनिक वोटिंग मिलेगा ही, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो जो चीज
जितनी सर्वहितकारी होगी उतना जन समर्थन उसे हासिल होगा। यही महालोकतंत्र का मूल विषय है। तो जनता इसे समझे और ज्यादा से ज्यादा न्याय धर्म सभा की सदस्यता लोग बढ़ाएं और इसमें अधिक समय ना लगाएं। इसे जितनी जल्दी कर लें उतनी जल्दी आप आजाद हो जाएंगे। आप ये समझें कि ये वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन है, न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित है। जैसे कभी कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ एक छद्म स्वतंत्रता आंदोलन चलाया कि व्यक्ति को खदेड़ा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो अन्याय भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए था कि अन्याय को भारत में रहने की क्या जरूरत है, व्यवस्थागत है, ये व्यक्ति दोषी नहीं है। कोई अंग्रेज दोषी है कि मुगल दोषी है कि सिख दोषी है कि हिंदू दोषी है, ऐसा नहीं। दोष व्यवस्था में होता है, व्यक्ति दोषी नहीं होता। तो व्यक्तियों को खदेड़ने से बात नहीं बनेगी कि अंग्रेजों को खदेड़ दोगे, मुगलों को खदेड़ दोगे, फिर सिखों को खदेड़ोगे, फिर बौद्धों को खदेड़ोगे, जैनों को, किसको खदेड़ोगे। तो खदेड़ने की बात नहीं है, व्यक्ति का दोष ही नहीं होता, व्यवस्था में दोष है। व्यवस्था या तो न्यायशील होती है या तो न्याय विरुद्ध होती है। तो व्यवस्था को न्यायशील बना दें तो सर्वहितकारी होगी, निष्पक्ष न्यायकारी होगी, सर्वहित उसमें से सिद्ध होगा। तो जनता को चाहिए कि वो व्यक्तियों को खदेड़ने का आंदोलन नहीं बल्कि ये वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मुड़े। न्याय धर्म सभा एक वास्तविक स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दे रही है और एक आजादी का बिगुल बजा रही है। जनता को चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में न्याय धर्म सभा ज्वाइन करें, बड़ी तीव्र गति से इस देश को आजाद कराएं। अब आप जितना इसमें सुस्ती बरतेंगे उतना ज्यादा दिन तक गुलाम रहेंगे। तो अन्याय ही गुलामी है, न्याय ही आजादी है। अंग्रेज भी अन्याय करते थे, इसीलिए आपको आजादी का आंदोलन चलाना पड़ा। अगर वो आपके साथ न्याय कर रहे होते तो आप कभी आजादी का आंदोलन नहीं चला रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्याय और अन्याय की ही बात है, और न्याय का सूर्य उगेगा तो अन्याय का अंधकार स्वतः मिट जाता है। अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं होती, प्रकाश जलाने की जरूरत होती है। अन्याय को हटाने, खदेड़ने, विरोध करने में जो लोग जुटे हैं वो एक्चुअली वो भी डिप्लोमेटिक ही रहते हैं। उनको मालूम है कि अंधेरा हटाने की चीज नहीं है, प्रकाश जलाने की चीज होती है। अंधेरा कोई चीज होता ही नहीं, अन्याय कोई चीज होता ही नहीं। न्याय का अभाव ही अन्याय है और न्याय की प्रतिष्ठा ही अन्याय का उन्मूलन है। तो अन्याय से लड़ने में टाइम क्यों खराब करना, न्याय की प्रतिष्ठा करो, अन्याय समाप्त हो जाएगा। तो जनता को जानकार और जागरूक होने की जरूरत है। न्याय धर्म सभा के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आगे बढ़कर जनता को जानकारी दें और उसे जागरूक बनाएं और उसको सभी को न्याय धर्म सभा का सदस्य बनाएं और इस अभियान को तेजी से चलाएं। साल 2 साल में ही इस अभियान को पूरा गति दें ताकि वहां पे न्यायशील सरकार का गठन हो सके और न्यायशील महालोकतंत्र लागू हो, ताकि जनता ही अब सरकार हो जाए और किसी पार्टी की सरकार, किसी नेता की सरकार बनाने के बजाय अब जनता की सरकार बनाई जाए। तो जनता की सरकार एक बार बन जाएगी तो शाश्वत और सनातन रूप से ये प्रतिष्ठित हो जाएगी। जनता हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। जब तक ये महालोकतंत्र कायम रहेगा तब तक जनता कभी गुलाम नहीं होगी, कभी गरीब नहीं होगी, कभी भुखमरी नहीं होगी, कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी, कभी दुख नहीं भोगेगी, कभी कष्ट नहीं भोगेगी। उसके हित हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो जनता से और न्याय धर्म सभा के सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील कर रहे हैं। और ये जो आज जो अभी लाइव कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी लोग इसमें तत्परता बरतें और इससे ज्यादा तीव्र गति से पूरे देश में फैलाएं। पूरी दुनिया को भी इसकी जरूरत है, पूरी दुनिया में भी फैलाएं और सभी जगह न्यायशील ये महालोकतंत्र लागू करें, जनता को मालिक बनाएं। तो आज इसी अपील के साथ आज का समय समाप्त हो रहा है। तो हम अपनी बातें यहीं पर अब विराम देंगे। अगले सप्ताह पुनः हम लोग 8 से 9 के बीच में उपस्थित होंगे। फिर से किसी नए विषय पर हम लोग बात करें। तब तक के लिए यहीं पर विराम। सभी को धन्यवाद उपस्थित लोगों को।